आपने लाहौर को भारत विभाजन की औपचारिक घोषणा के बाद कभी किसी महल्ले में 10 मकान जला दिए, किसी महल्ले में चाकू चला दिया। यदि आपने किसी दंगे को साक्षात अपनी आंखों से देखा हो तो उसके बारे में बात। घर में उल्टी पुलिस आई, उन्होंने कहा भौजी निकलो, मारे जाओगे। तो आप अपने पड़ोस के बारे में कुछ बताएं। आप सेवा करने के लिए लोग बहुत हैं। वो आलू की सब्जी और रोटियां पता नहीं हजारों रखी, फटाफट आ गए पकड़। तो जैसा कि आप शहर में रहे तो आपको विभाजन के बारे में कब और कैसे पता चला? एक गिलास पानी का जो हमने रखा हुआ था बड़ा। तो व्यक्तिगत तौर पर आपके परिवार के समाज के अन्य समुदायों के साथ कैसे संबंध थे? क्या वहाँ मंदिर था हमारा। कि भारत का विभाजन एक पंथ के आधार पर हुआ? ट्रांजिट कैंप बने हुए थे, कैंपों में फैसिलिटी थी। नमस्कार, मैं हर्ष वार्ष्णेय आपका स्वागत करता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में, जहां हम आपको भारत विभाजन 1947 के पीड़ितों के अनुभवों से जोड़ने का काम करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए मौजूद हैं श्री मंगत राम मल्होत्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार, आप मेरे यहाँ पधारे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। अब मेरे घर में आपका स्वागत है। जो मुझे जानकारी है जितनी होगी मैं सब आपके साथ साझा करूँगा। तो सर, आप हमें अपने जन्म और अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरा जन्म 24 अप्रैल 1940 को लाहौर सिटी में हुआ। हमारे पापा जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रेलवे में काम करते थे और लाहौर में ही उनके भाई भी थे, वो भी हमारे पड़ोस में थे। हम दो फैमिलीज ही आसपास ही रहते थे। हमारा जो एरिया था उसको हम कहते थे बच्चों वाली, उस जगह का नाम बच्चों वाली था और मोहल्ले का नाम था हरचरण की पौड़ियाँ। हमारे ब्लॉक जैसा है, उसके आगे 10 सीढ़ियाँ थी। उस सीढ़ी चढ़कर हम अपने जाते थे मंदिर के दर्शन करने भी और अपने घर भी, वहाँ मंदिर था हमारा। और ये बच्चों वाली जो था ये बड़ा अच्छा एक प्रसिद्ध जगह थी वहाँ की, बिजनेस के लिए भी, ट्रेड के लिए भी। और लाहौर के सेंटर में था, शहर में थे। ये शहरी है जिसे कहते हैं ना, हम शहर वाले हैं। तो लेकिन हम इतने छोटे थे, ज़्यादा ना स्कूलिंग हुई वहाँ पर और परवरिश भी जैसी हुई और डिस्टर्ब भी हुई बिकॉज ऑफ पार्टीशन। और एक टैग लग गया हमारे साथ कि हम रिफ्यूजी हैं। जहाँ जाते थे पहले कहते थे रिफ्यूजी हो? हाँ जी रिफ्यूजी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 7 साल की उम्र में पार्टीशन हुआ। हमारे फादर को एक धारणा थी कि यार राज चेंज हो जाते हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मकान नहीं बदलते, कभी निकलते नहीं थे वो। हमारे जो दूसरे रिश्तेदार थे वो महीना 2 महीने पहले कुछ अपनी सेफ्टी के लिए सामान लेकर जिसका जहाँ रिश्तेदार था वो थोड़ा रखवा दिया था। लेकिन हमारे फादर जो रेलवे एम्प्लॉय थे, पहले दफ्तर चलता था, उन्होंने छुट्टी कभी करी नहीं। और मुझे कभी कभी सब कुछ सुनाते थे, यार डरो मत, जाने की जरूरत नहीं, घर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आज़ादी के कुछ दिन पहले घर में उल्टी पुलिस आई, उन्होंने कहा भौजी निकलो, मारे जाओगे। तो तब इनको लगा कि हाँ यार अब तो गड़बड़ है, निकलना चाहिए। हालांकि देर, एक और कारण था देर होने का, लोगों को पता नहीं था जलंधर अमृतसर या लाहौर, पाकिस्तान में कौन सी साइड जा रही। कभी न्यूज़ आती थी पाकिस्तान को लाहौर चला जाएगा, कभी न्यूज़ आती थी पाकिस्तान को अमृतसर चला जाएगा। तो लोकल जो बंदे थे वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे बहुत सारे कि कहाँ जाना है। जब हम इंडिया में रह गए तो अच्छा है, वो अमृतसर चला गया तो वहाँ के लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी। एनीवे बाद में फाइनली ये जो लीडरों ने डिसाइड किया होगा, लाहौर जो गया पाकिस्तान में। हालांकि लाहौर वाज नोन एज पेरिस ऑफ ईस्ट,
बहुत उस समय भी बहुत एडवांस जगह थी। और पार्टीशन से 3-4 महीने पहले छूटक घटने शुरू हो गई थी। कभी किसी मोहल्ले में 10 मकान जला दिए, किसी मोहल्ले में चाकू चला दिया। तो वो जो सेफ्टी प्रॉब्लम जो है उस समय शुरू हो गई थी। लेकिन लोग जो आपस में प्यार तो था ही, मुसलमानों के साथ भी प्यार था, लेकिन कुछ लोग उसमें होते हैं उपतर भी, जो मतलब कहना मानना ही नहीं, हम तो करके रहेंगे। तो वो लोगों का कारण थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुई। लेकिन शहर में सिर्फ मूवमेंट हुई, नुकसान हुआ थोड़ा। मेरा अपना जो स्टडी है लाहौर में, आदमियों को जो मतलब जो लिविंग लोग थे, जब लोगों को कह लो ज़्यादा नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। आपके मूवेबल प्रॉपर्टी जो थी उसमें लूटपाट हुई, लेकिन आप सेफली निकल पाए। तो जब हमें इन्होंने कहा, पुलिस ने, ब्रिटिश पुलिस ने, भाई चलो, तो मैं, मेरी मदर और मेरी छोटी सिस्टर, हम 4 जने थे। जो हमारे हाथ लगा ले आए। एक गिलास पानी का जरूर हमने रखा हुआ था, बड़ा पीतल का, वो हमने 20 साल संभाल के रखा उसको। और सीधा जो ट्रेन मिली, अमृतसर की ट्रेन मिली, अमृतसर स्टेशन पर आ गए। अमृतसर स्टेशन जब पहुँचे, हजूम में भी 10-20 हज़ार बंदा होगा, भरा बड़ा प्लेटफॉर्म, जगह नहीं है, लेकिन सेवा करने के लिए लोग बहुत थे। वो आलू की सब्जी और रोटियां पता नहीं हजारों रखी थी, फटाफट आ गए, पकड़ दे रहे हैं। और ये काले भुने हुए चने और मीठी खीर, मुझे याद है हाथों में हम पकड़ते थे, हमें पकड़ने को भी लगता था यार हम मांग रहे हैं, माँ की तरह हो गया यार, ये तो बड़ा। लेकिन भूख है, फादर ने भी लिया, मदर ने भी लिया, बहन हमारी छोटी थी, 3 साल की थी उस समय वो। तो जो हमें वहाँ मिला हमने खाया, वहाँ रेस्ट किया। फिर बिकॉज हमारे ताया जी के कोई रिश्तेदार थे जलंधर में, पहले भी उन्होंने कहा था यहीं आ जाओ, जलंधर में कहाँ धक्के खाओगे। लेकिन ट्रेन मिली अमृतसर की, अमृतसर की ट्रेन से फिर हम एक दिन के बाद जलंधर चले गए। जलंधर में वहाँ पर जो बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था, हिंदुओं को इंडिया में आना था। वो जो एक्सचेंज हुआ ना पॉपुलेशन का, वो मकान छोड़ गए। वो वैक्यूम प्रॉपर्टी उसको कहते थे उस समय, ये वैक्यूम प्रॉपर्टी। तो वैक्यूम प्रॉपर्टी जो है वो कुछ लोगों ने रख रखी थी, बिकॉज ये थोड़े जरा सा लिंक था। तो हम उस सिटी में रह गए, हम कैंप में नहीं गए। ट्रांजिट कैंप बने हुए थे, कैंप में फैसिलिटी थी, रजिस्ट्रेशन होती थी, और आपको जो सुविधा उस समय गवर्नमेंट ने दी होगी, खाने पीने का, राशन पानी दिया, और जितना हो सकेगा। पुराने ज़माने में फैसिलिटी तो ज़्यादा नहीं थी ना, एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम कैंप में नहीं जा पाए। हालांकि मैं कभी कभी सोचता कहता था वापस भी बाद में, कैंप में जाना जरूरी था। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट के रूल्स के पता लग जाता। एनीवे फिर हम किसी रिश्तेदार के ठहरे, 8-10 दिन ठहरे वहाँ पर। तो फिर बड़े लोग जो पार्टीशन आए थे, बाजार में किसी ने देखा, अरे आ गए, बच गए हो, बच्चे ठीक हैं, रो रो कर मिलते थे गले, रो रो कर, भी अरे आ गए आप, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी, आओ हमारे घर आ जाओ, इधर आ जाओ। बिकॉज वैक्यूम प्रॉपर्टी में लोग उस समय एक चीज़ चल रही थी कि हेल्प करनी है, जो भी हो जाए। हम भी रिफ्यूजी हैं, हमारे भाई भी रिफ्यूजी आ रहे हैं, हेल्प करो। तो आपको ऐसे लोग मिले कि यार हमारे 7-8 कमरे हैं, 2 कमरे तुम ले लो, 3 ले लो, आ जाओ हमारे वहाँ। वहाँ भी डर लगता है, अकेले हैं अभी, तो हमें भी डर लगता है। तो जो मुसलमान के मोहल्ले थे, फिर हम वहाँ पर हमें मकान का एक पार्ट पोर्शन मिल गया, हम उस मकान में रहे। और आस्ता आस्ता जब गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल हुआ, तो उन्होंने फिर इस वैक्यूम प्रॉपर्टी में रेंट फिक्स कर दिए, 2 रुपये महीना, 3 रुपये महीना, 3 कमरे हैं, आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, सैलरी तो लिमिटेड होती थी। एनीवे वो वैक्यूम प्रॉपर्टी में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। और बाद में फिर एक
और चीज़ शुरू की गवर्नमेंट ने, क्लेम देना कि आपकी कंपनसेशन, क्लेम दे फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, कि आपका मकान था जलंधर में, जैसे आगे सेटल हो गया, हम अच्छा, मकान मिल गया। और फिर रेलवे में ये भी डिक्लेयर हुआ बाद में कि जो रेलवे एम्प्लॉई आए हैं वो फिरोजपुर, जलंधर या दिल्ली किसी जगह जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे फादर वहाँ डिफेंस रेलवे अकाउंट्स में थे, तो उन्होंने जब जलंधर आ गए थे तो जलंधर का ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो हम जलंधर वाले हो गए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब और कुछ तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का विभाजन एक पंथ के आधार पर हुआ, कि एक पंथ के लोग इधर की तरफ रहेंगे और एक विशेष पंथ के लोग इस तरफ रहेंगे। तो भारत विभाजन से पहले आपके अपने मोहल्ले बिच्चोवाली या पूरे शहर लाहौर का सामाजिक ताना बाना कैसा था, उसके बारे में हमें बताएं। हमारा जो ज़्यादा, हम छोटे से, ज़्यादा समझ तो नहीं थी, बट मोहल्ले में प्रेम होता था। कोई ना ज़्यादा दुष्टामी नहीं करता था, कोई मतलब किसी को मतलब कष्ट देने वाली बात नहीं, प्रेम था। और गवर्नमेंट स्कूल थे, तो उस समय ना ये टाट होते हैं जो जूट के बने होते हैं, ये स्कूल में बिछाए होते थे। तो पंक्ति वाइज आप एक के पीछे एक लड़का बैठा, टाट में बैठा करते थे। स्कूल मास्टर भी बेचारे अभी लगता है जैसे, तो वो भी गरीब भी थे स्कूल टीचर अपना, लेकिन ऑनेस्टली पुराना काम नहीं करना अपने जगह, पहली जमात से चाहे आपको ऑनेस्टली पढ़ाते थे और दूसरे में काम भी चेक करते थे। तो इस तरह छोटा स्कूल, सरकारी स्कूल और बंदर और अपना ये जो हमारी हरचंद की पौड़ियाँ वाला जो मोहल्ला, उस मोहल्ले में शांति से रहते थे। अब बाकी लाहौर तो आपको मैंने पहले जैसे ये पेरिस ऑफ ईस्ट था, वहाँ शहर बहुत रिच आदमी भी थे, पुअर आदमी भी थे और एडवांस लोग भी थे। उस समय ही एडवांस लोग थे। लाहौर जो है, लाहौर का लॉस होना इंडिया के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी घाटे का सौदा रहा। लाहौर इंडिया में होता तो हमारी स्पेशली नॉर्थ में ज़्यादा प्रोग्रेस होती। और जो ताने बाने का डिस्टर्बेंस शुरू हुआ वो हुआ 47 के, हम 2-3 महीने पहले, जून या जुलाई से कुछ उपद्रव होने लग गए, आग लग गई, शक हो गए लोगों के मन में कि मुसलमान के पास से नहीं निकलना। उस समय ये होता था भाई अकेले मत जाइए उधर, तो ग्रुप होता है वहाँ पर, तो डर के रहते, संचय हो गया। अच्छा बड़ा रिलेशन था लोगों के साथ में, लेकिन शक हो गए, संदेह पैदा हो गया। क्यों? इक्के दुक्के को पकड़ कर मार भी देते थे, हिंदू भी मारते थे, लेकिन मुसलमानों ने ज़्यादा मारा। और ये जो आग लगा देना, डिस्टर्ब कर देना, ये चीज़ें थोड़ी बढ़ गई थी। तो पार्टी से पहुँचते फिर लोग बिल्कुल ही मतलब जिनको छूट गया सबका छूटा वहाँ पर, और यहाँ के नई लाइफ स्टार्ट करी। तो व्यक्तिगत तौर पर आपके परिवार के समाज के अन्य समुदायों के साथ कैसे संबंध थे? क्या उनके यहाँ तीज त्योहारों में आना जाना था, शादी ब्याहों में आना जाना था? किस तरीके का चाल चलन था? किस तरीके के त्योहार आपके शहर में मनाए जाते थे? बिल्कुल ठीक है। क्या उनकी व्यवस्था शांतिपूर्ण रहती थी? और भी किस तरीके का एक पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा, मतलब कि क्या उसमें पहले से द्वेष था या वो द्वेष धीरे धीरे उत्पन्न हुआ? इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो शुरू हुआ बहुत बाद में। हमारे में बड़ा प्रेम होता था, ईद की सेवियाँ भी खाते थे, और होली के रंग में भी कोई डिस्टर्बेंस होती थी। जो कट्टरपंथी कह सकते हो अलग चीज़ है, वैसे आपस में मिलना जुलना बहुत अच्छा था। अपने शादी ब्याह में लोग आते थे, त्योहारों में भी लोग मिलते थे, लेकिन लिमिट तो रहती थी। देखो जिसका जो धर्म है वो अपने हिसाब से चलता था, तो बहुत ज़्यादा कड़वापन नहीं था, ठीक था। तो आप अपने पड़ोस के बारे में कुछ बताएं। आसपास का बाजार किस तरीके का था? बाजार में दुकानें किन लोगों की थीं? आसपास की जमींदारियां किन लोगों के पास थीं? मैं वही कह रहा हूँ। तो हमारे जो बाजार था बिच्चोवाली, वो एक किस्म बिजनेस सेंटर था। तो घर से निकलो हर प्रकार की सुविधा थी।
मिक्स था। ज़्यादा दुकानें हमारे एरिया में ज़्यादा दुकानें हिंदुओं की थी। आप आपका पड़ोस किस तरीके का था? पड़ोस में पड़ोस में कोई विशेष हिंदू- समुदाय के लोग रहते थे नहीं, या? हिंदू ही थे पड़ोस में, मुसलमान नहीं थे। महल्ला जो था ना, वो हरचरनिया पौड़ियाँ नाम ही इसलिए था कि मंदिर थे वहाँ पर अंदर दो। तो मेरा ख्याल मेजॉरिटी जो थे एक ही समुदाय के लोग थे। तो आज आप दिल्ली में रहते हैं, आज यहाँ दिल्ली में रहते हुए कभी आपको अपने जन्म स्थान की याद आती हो, हाँ, तो आप अपने जन्म स्थान को किस रूप में देखते हैं, किस तरीके से उसको याद करते हैं? हमने तो आपको कहा है कि अगर हम वहाँ रहते होते शायद हमारी अच्छी पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई होती, और मेरे ख्याल से हम ज़्यादा तरक्की करते, हमारा देश भी ज़्यादा तरक्की करता। बड़ा शानदार मतलब सिटी था वो। हम ज़्यादा तो घूमने नहीं था ना, मतलब आप बच्चे हो कहाँ जाओगे, कितने दूर जाओगे, लेकिन जो सुना है बहुत शानदार शहर था, शानदार फैसिलिटियाँ थी, एजुकेशनल सिटी था, उसमें डीएवी इंस्टीट्यूशन भी थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी थे। तो बड़े बड़े नेता भी हमारे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे लाहौर के बहुत सारे लोग थे जो आज़ादी में लड़ने वाले थे, हिंदुस्तान की आज़ादी में। तो एक ताना वाना बिल्कुल ठीक था, लेकिन शक हो गया बाद में, संदेह हो गया लोगों के मन में। उसमें थोड़ा सा मई जून 47 में ऑनवर्ड थोड़ा मन में किस्म का फीलिंग आ गया यार, थोड़ा अलग रहो। तो जैसा कि हमने अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ करे विभाजन पीड़ितों के, तो कई लोग ऐसे भी थे जो गाँवों में रहते थे, वहाँ पर संचार के माध्यम इतने मजबूत नहीं थे। आप उनकी तुलना में शहर में रहे जहाँ पर संचार के माध्यम बहुत अच्छे थे। संचार के माध्यम हर चीज़ फैसिलिटी थी, इसलिए हम बच गए। ये भी बात है, गांव में बड़े नुकसान हुए हैं। गांव में तो लोगों का पता ही नहीं, फैमिली मेम्बर लूज करके लोग और खा गए, उन्होंने बताया नहीं किसी को, मन में रखा सब। सबको पता है कि हमारी बहन रह गई वहाँ पर, कत्ल कर दिए। तो जैसा कि आप शहर में रहे, तो आपको विभाजन के बारे में कब और कैसे पता चला? हमारे को अक्सर यही बोला ना, ये 3-4 महीने पर जब दंगे शुरू हो गए थोड़े थोड़े, और अकेले दुकेले को पकड़ कर ग्रुप में किसी को मार देना चाकू, या किसी को जान ले लेना, उससे शक हो गया था कि अब मुझे रहने लायक नहीं होगा। और गवर्नमेंट को जल्दी फैसला करना चाहिए था कि किधर जाना है लाहौर, किधर जाना है अमृतसर। ये 2 बड़े सिटी होते थे, उसमें हमने मतलब पता लग गया 3-4 महीने पहले कि जाने वाले जाएंगे। बट हमारे पिताजी जो थे वो कहते थे काका नहीं जाएंगे। तो जैसा विभाजन को लेकर आपके कानों में खबरें पड़ती थी कि देश का विभाजन होना है, उसी के पैरेलल में देश की आज़ादी भी होनी थी। हाँ। तो क्या देश की आज़ादी को लेकर आपने कभी कोई बात सुनी हो, या फिर आपने देश की आज़ादी को लेकर कोई सपने सोचे हो कि देश आज़ाद होगा तो ये बदलाव आएंगे? उस समय इतना छोटा बच्चा सोच नहीं सकता इतना, लेकिन मेरे जो कज़न थे वो मुझे याद है, वो दिल्ली आए थे 15 अगस्त को। वो कहते मैंने झंडा जरूर देखना है, ये हमारी शान है, हम जाएंगे झंडा दे। माँ बाप मना कर रहे हैं कि भाई रास्ते फंस जाओगे, मुश्किल होगा। नहीं, वो 15 अगस्त 1947 में और रात को यहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने झंडा लगता हुआ देखा, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे का झंडा देखकर, और 2 दिन बाद दिल्ली रहने के बाद घर आए तो सबको बताया कि मैं तो देखा है झंडा। सब खुश थे, चल यार तू तो क्या, तू देखा है, अच्छा करा। तो जैसी फीलिंग थी। हमारे कज़न जो थे थोड़े बड़े थे हमसे, बड़ी फीलिंग थी, नहीं मुझे जाना है, आज़ादी देखनी है, अब आज़ाद हो रहे हैं। तो आपने बताया कि लाहौर में दंगे छिड़े, दंगे छिड़ने के बाद आपने अपने घर को छोड़ा, तो आप अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए कितना तैयार थे? किस तरीके की बातें आपके परिवार में होती थीं शहर छोड़ने को लेकर, घर छोड़ने को लेकर? इनके बारे में हमें कुछ बताएं। हम तो तैयार ही नहीं थे। तो आपको बोला, हमारे पापा ये कहते नहीं जाना, जो भी हो जाए, मकान नहीं, घर नहीं छोड़ते, कभी राज छूट जाते हैं। आप अंग्रेज़ों का राज हो गया या हिंदुस्तानी का राज हो गया, मुसलमानों का राज हो गया, घर नहीं छूटते, रहना है वहाँ पर। तो लेकिन लास्ट में फिर जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, पुलिस भी आ गई कि चलो बचना है, तो निकाल दिया, हमें निकाल के ले आए थे। यदि आपने किसी दंगे को साक्षात अपनी आंखों से देखा हो तो उसके बारे में बात बताएं हमें कुछ। किसी तरह की मारकाट, किसी तरह की आगजनी? ऐसा है, सुना ही था कि ये ट्रेन आ रही है, इसमें सब हिंदू कत्ल हो गए, ये ट्रेन जा रही है, इससे सब मुसलमान कत्ल हो गए।
ये सुनते थे कि ट्रेन कट कर आ रही थी। ये बड़ी दुखदाई चीज़ थी। अभी सोचता हूँ तो काम जाता है, शरीर काम जाता है यार, पूरी ट्रेन काट दी, ये सुना है। और जो तो आपको बोला जो रास्ता मिला भागो, तब ये अंत में ये हो गया था कि इस तरह अब निकल जाओ, जान बचाओ। तो जान बचा कर ही समझो हम आ गए। हमारा जो अमृतसर था उस समय, मैं लाहौर का बॉर्डर 18-20 किलोमीटर था, उस बॉर्डर के साथ से हम आ गए जान बचा कर। और यहाँ पर सेवा करने वाले लोग आपको बताया, खाना पीना लेके बैठे हैं, रोटी, सिर्फ खाना पीना क्या, आलू की सब्जी और रोटी और मीठी खीर और काले चने छिलके वाले, इस सब को मदद दे रहे हैं। पानी का इंतजाम था, पानी पीने और हजूम पूरा स्टेशन अमृतसर जिस प्लेटफॉर्म में हमने 15-20 हज़ार रुपये का बंदे को कोई बंदा चिपका हुआ है, ऐसा मतलब हालत थी उस समय। लेकिन फिर जीवन आस्ता आस्ता सेट होने लगा, बिकॉज हम नौकरी वाले थे। हमें नौकरी में पापा जी को ज्वाइन किया, थोड़ी सैलरी मिलनी शुरू हुई तो जीवन थोड़ा चला, मतलब कष्ट में ही था, सब कुछ छूट गया, कुछ एक गिलास पानी का हमारे पास था। तो आपने लाहौर को भारत विभाजन की औपचारिक घोषणा के बाद छोड़ा या आप घोषणा से पहले ही? पहले 3-4 दिन पहले निकला है। वो पता लग गया था कि पाकिस्तान में चला गया, तभी तो निकले। तो जैसा कि आपने बताया कि आप लाहौर से सबसे पहले अमृतसर आए, हाँ, तो आप अपने इस सफ़र के बारे में कुछ बताएं, यदि आपको कुछ याद हो। किस परिस्थितियों में आपने इस सफ़र को तय किया? ट्रेन से किया, बस से किया, या सेना ने किसी प्रकार की मदद आपको पहुंचाई? हम बड़े शहर में थे, लाहौर बड़ा सिटी है, कम्युनिकेशन को डिफिकल्टी थी, और बड़े सिटी को बड़े सिटी कनेक्ट करने के लिए ट्रेनें थी, बसें भी थी, लेकिन हमारा बस ट्रेन में सफ़र हुआ। और ये 20 किलोमीटर का मेरा ख्याल है बॉर्डर था अमृतसर से लाहौर, फिर जलंधर आके सेटल हो गए। तो जब आपको पता चला कि आपको ये पूरा घर बार, पूरा बसा बसाया जीवन छोड़कर यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, तो उस वक्त आप अपने साथ क्या क्या सामान लेकर आए? उन सामानों के साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई हों कि मैं ये फला चीज़ लेके आया था, आपको बोला इस चीज़ की हमने इस तरीके से यूज़ किया था। एक ब्रास का गिलास, उसमें पुराने ज़माने बड़े गिलास होते थे, कड़े वाले, पंजाबी यूज़ करते कड़ा, जिससे कड़ा बना होता था। तो एक गिलास लेकर आए, और मैं कुछ कपड़े शपड़े हाथ में होंगे बस, और पैसे भी थोड़े बहुत होंगे, नहीं तो गाड़ी का किराया कैसे खर्च करते। और जलंधर में हमारे बिना काम के 10-15 दिन रिश्तेदार घरों में बाज़ार जाना, मार्केट जाना, कुछ लेना छोटा मोटा, उस समय चीज़ की पावर ही नहीं थी, और जो था उसी में गुजारा किया। पर जब नौकरी शुरू हो गई पापा जी की, तब थोड़ा जीवन जो है सेट होना शुरू हुआ। बट लेकिन बहुत बंदे डिस्टर्ब थे, बहुत गरीबी, कुछ लोग इतने, मतलब देखा मैंने, बोरियां लेते थे चीनी की, 4 आने किलो चीनी बेचनी, 40 किलो चीनी 10 बोरियां बेच दी। कमाया क्या? कुछ नहीं कमाया। बोरी 5 रुपये जो 2 रुपये कट्टे के बने हैं, वो कट्टा जो हमने बेचा है 10 कट्टे बेच दिए, 20 रुपये आ गए, रात को रोटी खा लें, कल फिर देखें। ऐसी हालत देखी है बहुत, मतलब कभी कभी दिल में पेन होती है कि यार कहाँ से पहुँच गए। लेकिन परमात्मा की अब कृपा रही, आस्ता आस्ता पढ़ाई शुरू हुई, इंडिया में भी सरकार ने मदद करी, फैसिलिटियाँ दी, मकान जो वैक्यू प्रॉपर्टी अलॉट करी, हम लोग को सेटल हो गए। और पढ़ते पढ़ते आपके नंबर थोड़े अच्छे आते थे तो 25 रुपये का स्कॉलरशिप भी देती थी गवर्नमेंट हमें, मैट्रिक से हायर सेकेंडरी, जो इसको इंटरमीडिएट हम कहते हैं उस समय, और BSc, हमें 25 रुपये महीने का स्कॉलरशिप, साल में 300 रुपये हुआ, 100-150 जब आता था। आपको बताया उसमें भी फीस तो अलग चीज़ है। मुझे याद, हमने पहला जो मिला पैसा 150 रुपया, उसमें एक पंखा लिया था, टेबल फैन ऊषा का टेबल फैन लिया था, मेरे को कुछ नहीं था, और टेबल फैन लेकर सब चारों बहन भाई वहाँ बैठे हैं, हवा खा रहे हैं। पंखा पहला जो परचेज जो है 1955 में वो पंखा परचेज किया था, वो पैसे का थोड़ा इस्तेमाल किया, 25 रुपये महीने वाला, जब गवर्नमेंट 25 रुपये महीना देती रही, तो पढ़ाई भी ठीक थी। वो सरकारी कॉलेज होते थे, फीस वास कुछ ज़्यादा नहीं होती थी, आप पढ़ना चाहते तो पढ़ो, ना फीस ज़्यादा है और ना ही स्कूल में फीस थी, कोई फीस नहीं थी।
और वहाँ भी और सिस्टम और होता था, दो बहन भाई या भाई स्कूल में पढ़ते हैं तो रिक्वेस्ट कर लेते टीचर को कि साहब हम 2 जने हैं, हमारी आधी फीस माफ़ करो। कहते अच्छा कल एप्लीकेशन लिख के ले आना, तो पापा से अपने निकाल के दे देते थे, वो भी माफ़ हो जाती थी फीस। बहन की आधी लग गई, भाई की पूरी लग गई। तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटियाँ दी, आस्ता आस्ता जीवन शुरू हुआ, ऐसा जीवन चलता है। तो आपने बताया कि आपके साथ आपकी छोटी बहन, आपकी माता जी और आपका और भी बड़ा परिवार था, ताया जी थे, हाँ, तमाम लोग थे। हाँ, तो उसमें विशेषकर जो महिलाएं थीं, उन महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कतें उस दौर में महसूस की हो उन्होंने, उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ हो, यदि आपको उसकी कोई स्मृति हो तो हमें बताएं। नहीं, हुआ ही नहीं है, कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ ओनली फैक्ट कि हम लाहौर में थे, शहर में रहते थे, शहर वाले बंदे जो है वो निकल सके आसानी से। अगर कहीं आउटस्कर्ट्स में रहते हो, ये आउटस्कर्ट में रहते थे हमारे भाई वाले, ये वो रावी किनारे इनकी कोठी थी, इनको दिखता ही बहुत, इनके पीछे लोग लगे थे, टांगे इनके पकड़ लिए थे, लेकिन हमें दिक्कत नहीं हुई। हम बिल्कुल शहर के सेंटर में थे, बस फैसला करना था जाना है कि नहीं जाना, और जब जाना पड़ा तब तो भागे। अब भागो, जो ट्रेन मिली ली, अमृतसर की रेलवे अमृतसर आ गई। लेडीज़ को कुछ दिक्कत नहीं, सब सुख शांति से वहाँ आ गए। इसलिए आप कहते जब वहाँ जलंधर में मिलते थे रिफ्यूजी एक दूसरे को, अरे आ गए हो, आप बच गए हो, तो अरे भगवान का शुक्र है, आओ 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 मेरे पास रह जाओ, इसको रह जाओ, ये मकान खाली है हमारे पड़ोस में। बड़े माइग्रेशन हुआ था, पॉपुलेशन का चेंज हुआ है, तो हमारी प्रॉपर्टी उन्होंने जाकर कवर करी, हमने उनकी प्रॉपर्टी में रह गए। तो जैसा कि आपने बताया कि आप लाहौर से अमृतसर विस्थापित हुए और फिर अमृतसर विस्थापन के बाद आप जालंधर विस्थापित हुए, तो परमानेंट आप जिन लोगों ने मकान छोड़े थे उनके मकानों में रहे, या उससे पहले आपका कोई अनुभव भारत सरकार द्वारा जो कैंप बनाए गए उन कैंप में रहने का यदि आपका कोई अनुभव हो तो उसके बारे में बताएं। नहीं, हम कैंप में गए नहीं, बिकॉज हमारा वो लिंक बन गया था, रिलेशन था किसी के साथ, वो ले गए हमें, तब बस अब फिर मोहल्लों में ही रह गए। हमारा वही कैंप में हम गए नहीं। कैंप में लेकिन ट्रांजिट कैंप में बड़ी फैसिलिटियाँ जो सुना है दी हैं, जितनी दे सकते थे उस, बिकॉज हज़ारों लाखों बंदा तो आ गया, करोड़ों बंदा आ गया, मतलब शिफ्ट होके, तो कितने गवर्नमेंट का जो था तो लोग कर दिया होगा। मुझे ज़्यादा कैंप का ध्यान नहीं है। तो क्या आपके परिचित कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की जगह उस दौर का जो भारत था, मतलब आज का जो पाकिस्तान है, उधर ही रहना चुना? कोई पड़ोसी हो, कोई सगा संबंधी हो, कोई रिश्तेदार हो? नहीं, हमारे 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 साथ कनेक्टेड जो बंदे थे वो सब आ गए, सेफली निकले सबसे, चाहे लास्ट मोमेंट में निकले पर सेफली निकला है। कोई डर जरूर था, बिकॉज आपका टांगा अगर उस महल्ले के पास चला गया तो क्या पकड़ आपको पकड़ ले, डर जरूर था, लेकिन सेफली निकला है और सेफली जीवन इधर वाले एरिया में अपना जीवन शुरू हो गया। जो भी ठीक है, हम खुश हैं, परमात्मा ने सब आशीर्वाद दे रखा है, अच्छी नौकरी थी, पेंशन मिल रही है, रह रहे हैं। तो भारत विभाजन के बाद के भारत में जब आप आए तो आपकी अपने किसी पुराने पड़ोसी से मुलाकात हुई हो, काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हुई हो, किसी सगे संबंधी से मुलाकात हुई हो जो उस दौर में, हाँ, जो विभाजन से पहले आपका पड़ोसी रहा हो, आपका सगा संबंधी रहा हो, या विभाजन के दौर में आपसे बिछड़ गया हो, कोई ऐसा आपका पारिवारिक व्यक्ति, पड़ोसी या सगा संबंधी हो, तो आपकी यदि उनसे कोई मुलाकात हुई हो तो उसके बारे में हमें बताएं। नहीं, कुछ याद नहीं है, बट ये तो आपको मैंने बोला है, ये जरूर होता था, रो रो के गले मिलते थे लोग, आ गए, बच गए हो, आ जाओ हमारे पास रहो। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके अपने शहर में दंगा किसी विशेष कारण से फैला, या फिर भारत विभाजन की खबरें ही इतनी तीव्र हो गई थी कि वही आपके शहर में दंगों का कारण बनी? वही कारण है जो विभाजन का कारण भी था कि अब निकलना है, और इनको जो दूसरी कौम थी उनको ये था कि अब हमारे पास माल आएगा, हम लूट लेंगे इनको, हिंदुओं को जाने नहीं देंगे, क्योंकि हिंदू ज़्यादा संपन्न थे उन लोगों से, वो लोग ज़्यादा संपन्न थे, मेजॉरिटी उनकी कारीगर थे, काम करने वाले, मकान बनाने वाले, है ना, सैनिटेशन का काम करने वाले, ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी वही थी। रिच भी थे, ऐसा नहीं है कि नवाब भी थे वहाँ पर,
तो ऐसा नहीं रिच नहीं थे, रिच थे, नहीं हिंदू ज़्यादा रिच थे। तो भागा हिंदुओं का नुकसान जो लाहौर सिटी में जो हुआ वो समझो जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ। तो जैसा कि आपने बताया कि जब आप यहाँ पर आए तो बड़ी संख्या में आपने देखा कि खाना भरपूर था, खाने की किसी प्रकार की कमी नहीं थी, रोटियां लगी हुई थी, आलू की सब्जी थी। हाँ, तो इसके अलावा आपने ये भी बताया कि आपने किसी प्रकार की सरकारी मदद के बिना आप विस्थापित हुए, आप हाँ, कैंपों में नहीं रहे। कैंपों में रहे हमने तो उस दौर में यदि उस दौर की जिसकी सामाजिक कोई संस्थाएं हो, कोई एनजीओ हो जिसने आपकी मदद की हो या वो मदद करता हो, किसी प्रकार का मंदिर है, गुरुद्वारा है जो लोगों की सेवाएं करता हो, उसके बारे में आपकी यदि कोई स्मृति हो। जितनी जो हेल्प मिली हमें स्टेशन पर, हाथों में परोठे दे रहे हैं, रोटियां दे रहे हैं और खाने पीने का सामान दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो सब संस्थाएं थी। एनजीओ तो गुरुद्वारे से आती थी रोटी, मेजॉरिटी तो गुरुद्वारे से आई रोटी ज़्यादा। हमारे साथ तो गोल्डन टेम्पल है, वहाँ तो मतलब घर है जो संस्कारी घर है, जहाँ पर अभी भी लंगर मिलता है, जाओ तो लंगर ही खाओ। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बहुत ज़्यादा हेल्प करी। कभी कभी लगता था यार अब तो मंगते हो गए, मतलब वी आर जस्ट किसी के ऊपर समझो डिपेंड हो गए। लेकिन संस्था ने, लोगों ने बहुत हेल्प करी है, अपने अपने लोग कि आए पार्टी से ये रिफ्यूजी हैं। और एक टैग जरूर लग गया था, बिकॉज जहाँ पर आप जाते शहर में, जिस शहर में आप गए हो वहाँ के लोकल लोग तो थे, अब उनको भी बहा हो गया था कि ये रिफ्यूजी आके कहीं हमारा सब छीन ना ले। ये रिफ्यूजी को ज़्यादा पैसे नहीं थे, कहीं मारधार करके कोई गड़बड़ कर देना। प्रेम से रहे, उन्होंने भी बसाया हमें। और ये लोग जो कामकाजी थे, जिनका बिजनेस था, उन्होंने फटाफट आके जो भी उनको मिला छोटा मोटा शुरू कर दिया। उन्होंने वेट नहीं करी, शर्म नहीं करी कुछ। पंजाब में एक यही चीज़ अच्छी रही, कोई शर्म नहीं करी, जो काम मिला ले लो, रोटी खानी है, बस ये था कि यार रात को खाना बनना चाहिए। तो लोगों को जो जीवन था वो संसार जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, गुरुद्वारे हुए, मंदिर हुए, इवन जो मैंने सुना है आरएसएस वाले लोग बहुत, अमृतसर में जो आरएसएस शाखा के लोग थे, उन्होंने बड़ा काम किया। इनको मतलब हम लोग को मोरल ना गिरे, उन्होंने भी काम। आर्य समाज का भी बहुत बड़ा गढ़ रहा लाहौर। हाँ, तो आर्य समाज की किस तरह की व्यवस्थाएं आपने बिल्कुल देखी? बिल्कुल नहीं, ये कमांड ही काम होगा मुझे लगता है सबका। आर्य समाज हो, गुरुद्वारा हो, आरएसएस हो, बिकॉज उनका एक ध्येय था कि हमारे लोग जो आ रहे हैं उनको भाई खाना दो, उनको भूखे मत बनने दो, जो भी हो जाए, जब भी हो जाए, कोई कमी नहीं आई। जो कोई कमी आई, जितनी देर वहाँ बैठे स्टेशन पर, एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, बिल्कुल सेवा होती रही। किसी को कोई पेट खाली नहीं गया किसी। बाद में फिर जब आपको आस्ता आस्ता जीवन स्टार्ट करना है तो फिर अब जैसे निकले हो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, चले जाओ। हम जलंधर में रह गए, जो दिल्ली में आ गए लोग, वो थोड़ा और फास्ट जल्दी तरक्की कर गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब थी, अवेलेबिलिटी ऑफ रेजिडेंस थी, ट्रांसपोर्ट थी। ये छोटे शहर थे जलंधर जैसे, ये उस समय क्लास 3 टायर जिसको कहते हैं अभी, वैसे तो ऐसे होंगे। लेकिन ठीक है, गुजारा चल गया, कोई नौकरी के लिए गुजारा चला, बिकॉज रेलवे होने के कारण। फिर रेलवे में ये भी होता था, जब 1-2 साल बीत गए, उन्होंने कहा यार अपने गरीब अपने बंदों को तनख्वाह तो है नहीं, तो महीने का राशन भी देने लग गए थे कि पहली तारीख को आप दालें सारी, मसाले और चीनी, चावल, ये चीज़ें बहुत सारा सब्सिडाइज रेट में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। हम भी जाते थे पापा जी के साथ, और जलंधर के से 4 किलोमीटर शहर में था ऑफिस, वहाँ से ले आते थे जाकर के साथ। गवर्नमेंट में भी हेल्प करी, चीज़ें हो सकती थी, जो भी मैं देखता हूँ वो गवर्नमेंट ने भी हेल्प करी है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी हेल्प करी है, लोगों को बहुत पढ़ाने लिखाने में पैसे दिए हैं, मदद करी है। इस विभाजन के दौर में जब आप अपना घर छोड़ रहे थे तो आपके किसी पड़ोसी, किसी मुस्लिम पड़ोसी ने आपको आके रोका हो कि नहीं आप यहाँ पर सेफली रहेंगे, या फिर जब आप विभाजन कर गए तो किसी प्रकार की कोई मुस्लिम व्यक्ति ने आपकी कोई मदद की हो, या किसी इस्लामिक संस्था ने आपकी कोई मदद की हो, तो उसके बारे में मैं बताएं। उसमें तो उसमें मेरे ख्याल से हफरा तफरी मची हुई थी, सबको अपने अपनी पड़ी थी, सबको अपनी पड़ी थी। पर जो नेबरहुड होता है वहाँ शायद
मेरे नेबर में मुसलमान है नहीं थे, हिंदुओं के मोहल्ला था तकरीबन, वो मुसलमान ज़्यादा नहीं थे। तो मुसलमानों का कॉन्टैक्ट या उनका रिक्वेस्ट, वो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। बस सुना है लोगों ने, कहीं ने कहा है कि हमारे पड़ोसी हमें बचाया, चोरी रात को निकाल दिया, भाई बाबू जी चलो टांगा हमारे पास है, सामान रखो, मैं छोड़ देता हूँ आपको स्टेशन पर, आगे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बहुत लोगों को बचाया भी, ऐसा सुनने में आया, बहुत लोगों को मुसलमान जो थे लोकल गाँव वाले उन्होंने बचाया। तो आप जब भारतीय सीमा में घुसे, ये पूरा का पूरा परिदृश्य आपके लिए एकदम नया था। हाँ, नया शहर था, नए लोग थे, और आप भी यहाँ पर एकदम नए नए थे। आपने बताया कि आपने लाहौर में पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की, अपनी प्राथमिक शिक्षा, तो तमाम चीज़ें क्लास आपके। 2 में, हाँ, क्लास 2 था वहाँ थे, यहाँ क्लास 3 में ज्वाइन किया। मतलब में छोटा स्कूल था, अब सिंपल स्कूल, तो वो टाटों पर बैठाते थे, टाट पर बैठ कर ही हम पढ़े। उसके बाद जब वहाँ 6-7 क्लास में गए हाई स्कूल में, तो वहाँ बेंच थी। तो इस एकदम नए परिदृश्य में आप हमें बताएं कि आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की, वो तमाम चीज़ें, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, वो सब चीज़ें कैसे एक धर्रे पर पहुंची। बिल्कुल ठीक है। हमने शायद हमारे स्टडीज़ में हम ठीक थे, हमने साल भर साल हमारी क्लासें पास करी हैं, और मैट्रिक तक हम हाई स्कूल में रहे, और स्कॉलरशिप भी मिलता रहा। मैट्रिक में भी अच्छे नंबर आने पर, वो आपको बताया मैंने, 25 महीना गवर्नमेंट देती थी, तो वो भी हमारे काम आया था, गवर्नमेंट ने हेल्प करी उस समय। फिर हम पढ़ लिख गए, तो अब नौकरी करनी है। हमने वहाँ पंजाब में से पहले BSc करी, तो लोग कहते हैं यार टेक्निकल करा तो चलो, तो मैं हमारे फादर के एक दोस्त थे, वो उनकी पोस्टिंग थी, तो हमें कहा स्टील प्लांट में जाना तो बताओ। और फिर राउरकेला स्टील प्लांट में हमने अप्लाई किया। ये होगी बात 1959 में हमने राउरकेला, उस समय इस्पात बन रहा था, राउरकेला स्टील प्लांट 3 स्टील प्लांट बन रहे थे, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, हमारा पंजाब कहाँ और उड़ीसा कहाँ, पर फिर भी हिम्मत करी, चलो देखा जाएगा जो है। हम निकल गए और राउरकेला स्टील प्लांट में हमें जॉब मिला, और वहाँ हम रहे 15 साल। तरक्की भी होती रही, पढ़ते रहे। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ हमने ज्वाइन कर लिया इवनिंग क्लासेस। हमने फिर इंजीनियरिंग करी, वहाँ से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास करा, और उसके बाद 15 साल राउरकेला में नौकरी करने के बाद फिर हमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में नौकरी मिल गई। पहली पोस्टिंग मद्रास रही, मद्रास से भिलाई आए, दिल्ली आए, भोपाल गए, तो ऐसा घूमते रहे। हमने वाइफ में बड़ी मदद करी। इनकी कोऑपरेशन जो थी फैमिली की, मदर फादर की और वाइफ की, इसने भी बड़ा सहारा दिया, बहुत सहारा दिया। अगर ये हिम्मत न करते तो शायद हम इस जगह ना पहुँचते। तो भगवान की कृपा और घर वालों का आशीर्वाद, इसने हमें बना दिया, और आज आपके सामने बैठे हैं। तो बाबूजी, आप लाहौर में जो संपत्ति छोड़कर आए थे, हाँ, उस संपत्ति की एवज में आपको भारत सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या कोई जमीन दी गई हो, उसके बारे में हमें बताएं। ऐसा है, वो भी कहता हूँ, वो जो कंपनसेशन थी उसको कहते थे क्लेम फॉर्म भर दो, लेकिन उसमें एक क्लास थी, अगर आपका मकान नहीं है, मतलब आपके अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के पैसा नहीं मिले। इसलिए हम किराए में रखते थे, हमारे को कुछ कंपनसेशन नहीं मिली। हमें ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मिला, बिकॉज हमारी थी नहीं, हमें मूवेबल प्रॉपर्टी का कुछ नहीं मिला। हमारा पूरा टोटल लॉस था जो था, सिर्फ एक अपने घर का जो गिलास पानी वाला बचा वही था हमारे। ऐसा कंपनसेशन दिया गवर्नमेंट ने, कंपनसेशन दिया लोगों को, जिसने मतलब 2 लाख का क्लेम किया, मैं भी उसको 10% दिया होगा, 15% दिया, गवर्नमेंट ने क्लेम दिया है। और वो जो मकान हमें वैक्यूम प्रॉपर्टी अलॉट हुई थी, उनमें भी आप वो मकान का कंपनसेशन एडजस्ट करा सकते थे। कहाँ पर अलॉट हुई थी आपको? जलंधर में, जैसे हम जलंधर में जो प्रॉपर्टी वैक्यूम प्रॉपर्टी थी, हम जिस मकान में घुसे थे वहीं बैठ गए। पहले वहीं किराए पर अलॉट हुआ, किराया गवर्नमेंट लेती, डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन था गवर्नमेंट का,
वो लेते रहे किराया, हल्का किराया, छोटा छोटा, इनकम भी छोटी थी, किराए भी छोटे थे। तो पहले वो किराए लेते रहे, उसके बाद उन्होंने कि आपको लेना मकान तो ले लो, आपके नाम ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी और पैसे ले लिए आपसे, हर मकान की कीमत डाल दी, 3,000 का है, 7,000 का, 10,000। तो उसमें भी लोगों ने अपने जो क्लेम मिले थे, वो लोगों ने क्लेम जो है उसको कंपनसेट किया, एनकैश किया, क्लेम दे दिया मकान में एडजस्ट कर। हमारा क्लेम नहीं था तो हमें कैश देना पड़ा। और आपको बताऊँ, इतनी लोगों के पास कम पैसे थे, वो क्लेम के जो पैसे थे लोगों ने बेचे हैं, 1 रुपये के 60 पैसे में बेचा। अगर क्लेम गवर्नमेंट ने 3,000 का दिया है, वो कहते हैं यार कागज ले लो, 1800 दे दो, हमें पैसे चाहिए। क्लेम लोगों ने बेचे हैं वो, कि भाई हमें किस तरह से रोटी खानी है, हमें चाहिए मकान बनना, भी पहले काम करना है, बच्चों को पालना है। तो वो क्लेम भी जिनको चाहिए थे उन्होंने लिया है, मकानों में तो ऐसा सरकारी हेल्प भी है ना ये, और क्या है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो हम बैठ गए जीवन में, फिर पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज शुरू हो गए, गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप भी मिलते रहे, गरीबी के स्कॉलरशिप भी मिले हैं। पॉवर्टी है, कुछ नहीं कर सकते, फीस माफ कर देते थे फीस माफ। इतनी ही वहाँ पर था कि फीस तो कितनी फीस होगी, 60 पैसे की, कुल 6 आने 10 आने ऐसे फीस होती थी। तो उसमें भी लोग कहते थे मास्टर जी हम 2 दिन में पढ़ते हैं, बहन भाई आधा कर दो, कर देते। बहुत अच्छी थी वातावरण, बहुत अच्छा प्यार का वातावरण था, ज़्यादा सेल्फिश नहीं थे लोग। अब थोड़ा चेंज हो गया, लोग पहले अपने देखते हैं सेल्फ, फिर दूसरे का बेनिफिट देना सकते कि नहीं देते, उस समय नहीं था, कहते आओ आ जाओ, आप आ गए, बच गए, आ जाओ, ऐसा था प्रेम भाव था। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने पंजाब विश्वविद्यालय से बीएससी किया, हाँ। और बीएससी करने के बाद आप एक जगह किसी स्टील प्लांट पे लगे, और हाँ। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद आप भारतीय मानक ब्यूरो में एक, पहले वहाँ काम किया है 15 साल, उसके बाद फिर भारतीय मानक ब्यूरो में चांस मिला। तो इस बीच आपका परिवार कैसे चला, मतलब इस बीच आपका शादी विवाह के बारे में आप कुछ बताएं, अपने बच्चों के बारे में कुछ बताएं। देखो भाई, 2 बच्चे थे, तो अपने विवाह के बारे में पहले बताएं। विभाग तो विवाह, आपकी शादी। अच्छा, शादी हमारी शादी जो है 69 में हुई है। तो ये भी लाहौर के ही हैं, हमारे ससुराल वाले भी, ये भी रिफ्यूजी हैं, हम भी रिफ्यूजी हैं। ये कपूर सरनेम इनका, अमूल उत्तरा है। तो 69 में हमारी शादी हुई। उस समय मैं रोडकाला में काम करता था, बिकॉज मैंने 1960 में एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन किया था वहाँ। ट्रेनिंग के बाद 62 में रेगुलर नौकरी हुई, फिर 69 में हमारी शादी हुई और 2 बच्चे हैं। ये डॉक्टर, अभी उनका हस्बैंड कर्नल है, वो जिंदाबाद रहती है और नौकरी में घूमते रहते हैं। आर्मी वाले को 2-3 साल बाद निकल जाते हैं। सन मेरा जो है, उन्हें अच्छे पढ़ाई करके भी अपना काम थोड़ा सा कर रहा है अभी, तो सिक्योरिटी सिस्टम में काम करता है, अपना ही काम है। तो ऐसा जीवन चल रहा है। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, हमारे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके 2 बच्चे, तो आपके बच्चों ने जब ये कहानी सुनी, आपके विस्थापन की, आपने किस तरीके का एक दौर गुजारा, तो वो उस वक्त से या उन यादों से किसी प्रकार का जुड़ाव महसूस करते हो? जुड़ाव महसूस करते हैं आप, तो मतलब अब पुरानी बातें हो गई। आपको अगर मुझे 1 किलो चीनी 1 रुपये की मिलती थी, अब तो नहीं मिलती है। तो सुनी सुनाई बातों में खुश होते थे। देखो, हम जब उनको सुनाते थे खुश होते थे, अच्छा इतना सस्ता था। और फैक्ट है जी चीज़ें, ना इनकम होती थी ना ही महंगाई होती थी। अब जैसे जैसे इनकम लोगों में बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जो बिजनेस वाले हैं ज़्यादा तरक्की कर गए, जो नौकरी वाले हो तो जो मिलेगा उससे भी याद करना। तो बच्चे भी, तो भी कहते हैं ना, हमारे बच्चों ने भी, हमारी वाइफ ने भी, हमारे पेरेंट्स भी, हमारी मदर हमारे साथ 47 से 93 में उनकी डेथ हुई है, 46 साल हमारे साथ आई। और फादर को जाने के बाद 40 साल हमारे साथ मदर हमारी, तो सबका सहयोग था। मदर समझदार थे, पता है कितनी तकलीफें हैं,
उठाओ। सब परिवार ने, मदर ने भी, वाइफ ने भी, फादर ने भी, हमने भी आगे बच्चों को स्टूडेंट साइन को मिल रहा है, सब ने को रहा है कि जीवन जो है चल पड़ा। अब आशीर्वाद है प्रभु का, रोटी खा रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये मकान उन्हें मुझे मिला है 86 में, 40 साल से भी हो गए। ये भी वो उस समय सस्ता टाइम था, किस्तों में थे, दफ्तर से लोन मिलता था, ऑफिस से लोन लो, इंटरेस्ट रेट का 4% इंटरेस्ट रेट था। और महीदार चीज़ ये है, अपने पूरे पैसे ले लिए, वो पैसे के बाद 2% आपको कंसेशन देते थे, बिकॉज यू हैव पेड फुल अमाउंट ड्यूरिंग ए फुल पीरियड, आपको 2% कंसेशन। तो गवर्नमेंट ने बड़ी हेल्प करी है। बाकी सामाजिक हेल्प भी बहुत मिली है। जैसे लाइफ टूटी हुई थी, वहाँ पर थोड़ा सा ताना बाना शुरू हुआ, यहाँ कुछ रिश्तेदारों ने मतलब बैठने की जगह दी। फिर आस्ते आस्ते जब जीवन बढ़ता गया, अपना परिवार भी एक दूसरे को हेल्प करते करते यहाँ। तो आपने उस काले दौर को देखा, उस विभाजन के दंश को झेला, उस सदमे को झेला। आज की युवा पीढ़ी या जो भी इस इंटरव्यू को आज YouTube के माध्यम से देखेगा सुनेगा, तो आप उस पीढ़ी के लिए, उन लोगों के लिए किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही एडवाइज करते हैं, सहनशील रहो, ऑनेस्ट रहो, मेहनत करो, सब मिलेगा। हार्ड वर्क और सिंसियरिटी जीवन में ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने में। आप मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो। ट्राई टू वर्क हार्ड, ऑनेस्टली, सिंसियर। यही मेरी एक किस्म की फीलिंग है, और यही एडवाइस देते हैं बच्चों को भी। तो बेटा जीवन में मारामारी मत करो, जो तुम्हें मिलना है मिलना है, हाँ, लेकिन अपना विकास रखो, डेवलप योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि बैठ जाना चुपचाप, डेवलप योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट, सिंसियर। तो आज की हमारी यह चर्चा जो कि मंगत राम मल्होत्रा जी के साथ हमने की, इसको आज हम यहीं रोकते हैं। इसके अलावा मैं इस इंटरव्यू के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी वाइस चांसलर श्री योगेश सिंह जी को, जिन्होंने इस सेंटर की स्थापना की। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार को, जिन्होंने मुझे इस इंटरव्यू को करने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।